हैं। आईएमएफ ने ही इस चीज को कंफर्म किया है कि 2024-25 में, इनफैक्ट अब से कुछ ही महीनों बाद आईएमएफ ने कहा है कि जो स्विच है जीडीपी रैंकिंग में वो हमें देखने को मिलेगा एंड इंडिया नंबर 4 पे आ जाएगा एंड जापान हमें नंबर 5 पे देखने को मिलेगा। बल्कि आंकड़ों में उन्होंने ये भी कहा है, जो फोरकास्ट सामने आया है, कि जापान की जो नॉमिनल जीडीपी है ये 4.31 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ये 4.34 ट्रिलियन डॉलर को टच कर जाएगी। नाउ सबसे पहले व्हाई दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। पहली बात तो दुनिया की अलग अलग एजेंसीज यहां पर इस चीज को फोरकास्ट कर रही थी। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा था ये होगा तो सही, लेकिन 2030 में। जापान के ही कुछ बैंकों ने, जापान के ही कुछ इंस्टीट्यूशंस ने कहा था ये होगा लेकिन 2026 में। लेकिन दोस्तों ये 2026 नहीं, 2030 नहीं, बल्कि अब से कुछ ही महीनों में हमें देखने को मिलेगा जब 2025 का जो सन है वो चढ़ जाएगा। एंड साथ में ये एब्सोल्यूट रीजंस की वजह से बहुत बड़ी खबर बन जाती है। एक समय था जब जापान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन अब दोस्तों वो स्लिप करते करते पहले नंबर 3 पर आई। इसी साल जर्मनी ने जापान को पछाड़ा जब जापान नंबर 4 पर आई। एंड अब दोस्तों जो मेजर स्विच होने वाला है, इंडिया नंबर 5 पर एंड जापान नंबर 4 पे हमें देखने को मिलने वाला है। यहां पर भी आप देखिए बताया भी गया है कि जो रियल जीडीपी का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 7% एंड 0.3%, इतना बड़ा डिफरेंस है जो कि हमें दोनों इकोनॉमीज में देखने को मिलने वाला है। सवाल ये आता है कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि जापान की इकोनॉमी में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए जब यहाँ पर जीडीपीज की बात आती है तो मेनली ये डिपेंडेंट होता है कंट्रीज की करेंसीज के ऊपर, और यहाँ पर जापान का जो करेंसी है जापानीज येन, वहां पर हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको बता दूं 2023 में जो पिछला साल था, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, उसमें जो ऑन एन एवरेज जापानीज येन का डॉलर की तुलना में एवरेज एक्सचेंज रेट था वो 140 येन के आसपास था। मतलब $1 वॉज इक्वल टू 140.48 येन। लेकिन ये इस साल इतना खराब इसने लेवल्स को टच किया कि $1 बिकेम ऑलमोस्ट 158 येन। एक टाइम तो ये 161 को भी टच करके आया था। आप यहाँ पे ग्राफ भी देखिए, ये जब से साल शुरू हुआ है तब से इसने केवल डिक्लाइन ही देखा, उसके बाद थोड़ा सा इसमें अप मूव देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से डिक्लाइन देखने को मिला है। और अब एक बार फिर से आप यहाँ पर देखिए कि साल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इसमें ऑलमोस्ट 9.5% की गिरावट हमें जापानीज येन में देखने को मिल चुकी है। यही मेन रीजन रहा है जिसकी वजह से जापान की जीडीपी जो है उसका स्लो डाउन हमें देखने को मिला है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि येन इतना क्यों गिरा। तो देखिए येन इतना इसलिए गिरा बिकॉज बैंक ऑफ जापान दुनिया का एक ऐसा सेंट्रल बैंक है, एक बहुत ही यूनिक सेंट्रल बैंक माना जाता था, बिकॉज इसने अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ही कम रखा हुआ था। इनको ये उम्मीद थी कि अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को कम रखेंगे तो हम लोग इकोनॉमी में बहुत सारा येन है उसको फ्लोट कर देंगे एंड उससे क्या होगा, जापान में डिमांड बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से इन्हीं के द्वारा लिया गया स्टेप जो है उससे इनकी कंट्री में इन्फ्लेशन तो बढ़ी ही बढ़ी, लेकिन साथ में इनकी जीडीपी भी कम हो गई, जिसका परिणाम यह है कि आज इनकी जो जीडीपी है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे हमें आती हुई देखने को मिल रही है। प्लस पिछले 2-3 महीनों में अगर आपने देखा होगा, जापान में अब हमें एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ये एक मेजर इसका एक शॉर्टकमिंग बनने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव नहीं होंगे, जो फैसले हैं उनमें बहुत कंसेंसस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। एंड इसीलिए ये जो प्रोसेस शायद 2026 में या फिर 2030 तक होना था वो हमें अब कुछ ही महीनों में देखने को मिलेगा कि जापान इंडिया से पीछे रह जाएगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी रैंकिंग्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज। नाउ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि केवल जापान की वजह से नहीं बल्कि इंडिया की ग्रोथ भी इतनी फिनोमिनल हो रही है कि इंडिया जो है वो जापान को पछाड़ेगा। हमने ग्रोथ रेट्स की बात तो पहले ही कर ली है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो उसमें बताया गया था कि इंडिया की इकोनॉमी 7.8% से बढ़ी, जबकि जापान की इकोनॉमी केवल 1.9% से बढ़ी। और अब कहा जा रहा है कि इस साल भी आईएमएफ ने कहा है इंडिया की इकोनॉमी 7% से बढ़ेगी, लेकिन जापान की केवल 0.3% से ही बढ़ने वाली है। बल्कि वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने ये तक कहा कि इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही रोबस्ट हैं,
इन्फ्लेशन घटती जा रही है, एंड साथ में इन्होंने कहा कि इंडिया के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि उनके फेवर में काम कर रही हैं, जैसे आईटी हुआ, बिजनेस सर्विसेज हुई, फार्मास्यूटिकल्स हुआ, ये सब चीज़ें इंडिया के फेवर में काम कर रही हैं। प्लस इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को टच कर चुके हैं, जो कि अगेन आपको याद करवा दूं, एक बार इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले महीने $700 बिलियन को भी क्रॉस कर चुके थे, जो कि एक तरीके से हमारे 11 महीने के इंपोर्ट्स को कवर करता है। प्लस हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बहुत नैरो हो चुका है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी यहाँ पर बढ़ चुके हैं। एंड रिपोर्ट ने जो ये 7% का आउटलुक दिया है जीडीपी को लेकर, इसमें इन्होंने जो अप्रैल जून की तिमाही का स्लोडाउन था इसको भी अकाउंट में ले लिया है, और इसीलिए ये कहा है कि इंडिया के लिए फिलहाल कोई भी मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। आप देखिए दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी शानदार चल रही है कि अब जापान ने भी जस्ट कल ही अनाउंस किया है, आप देखिए काउंसिल जनरल ऑफ जापान ने अनाउंस किया है कि वो भी अब इंडिया में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, लोन्स के रूप में, बिकॉज उनको भी क्लियरली दिख रहा है कि जितनी तेजी से 7% से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, यहाँ पर उनको भी फायदा होगा ही होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में।